नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। लोकसभा के भीतर और राज्यसभा के भीतर यानी संसद के दोनों सदनों में आज इस बात को लेकर हंगामा होता रहा कि संसद के भीतर SIR यानी मतदाता सूची के संशोधन का जो विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है उस पर बहस हो। बहस की मांग विपक्ष के लोग कर रहे थे। सरकार इस पर बहस के लिए तैयार नहीं हुई। हंगामा हुआ और उसके बाद दोनों सदनों की कार्रवाई नहीं चल सकी। लेकिन इसी बीच सरकार ने ये घोषणा ज़रूर कर दी कि 10 घंटे की एक बहस वंदे मातरम पर होगी। ये बहुत विचित्र बात है कि जिस बात को लेकर विवाद है, जिस बात को लेकर सारा विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है, SIR को लेकर इतना हंगामा देश में मचा हुआ है, कई तरह की गड़बड़ियों की बातें सामने आ रही हैं, उस पर बहस के लिए सरकार तैयार नहीं है। जबकि दूसरी तरफ वंदे मातरम पर बहस के लिए 10 घंटे का समय तय कर दिया गया। वंदे मातरम पर कोई भी नया विवाद नहीं है। वंदे मातरम को भारत के संविधान में जो दर्जा मिला हुआ है वो मौजूद है। कुछ लोग बहुत पहले से ही कहते हैं कि वो वंदे मातरम नहीं कहेंगे। ये कोई नई बात नहीं है और किसी को भी दबाव देकर ये नहीं कहा जा सकता है। तो इस पर क्या बहस होगी? खैर, इस पर हम किसी और दिन प्रोग्राम करेंगे और जिसमें हम बताएंगे कि आखिरकार वंदे मातरम के नाम पर सरकार क्या चाहती है। वंदे मातरम तो है, राष्ट्रगान का दर्जा उसको मिला हुआ है। जो राष्ट्रीय समारोह होते हैं उनमें इसको गाया या बजाया भी जाता है। बहुत सारे राष्ट्रीय प्रोग्राम हैं जो जन गण मन यानी राष्ट्रगीत के साथ शुरू होते हैं और राष्ट्रगान यानी वंदे मातरम के साथ खत्म होते हैं। तो फिर क्या विवाद है? बहस की क्या ज़रूरत है? खैर, बहस क्यों सरकार कराना चाहती है ये आप सब लोग भी समझ रहे होंगे, लेकिन हम तथ्यों के साथ कभी आपके सामने आएंगे। लेकिन इस समय पूरे देश में जो हंगामा है वो है SIR को लेकर। बिहार के चुनावों के पहले सबसे पहले बिहार में किया गया और इसके बाद अभी 12 राज्यों में SIR का काम चल रहा है। तरह तरह की खबरें आ रही हैं। एक खबरें आ रही हैं कि बहुत कम समय दिया गया है। BLO यानी बूथ लेवल अधिकारी जो हैं उसको कर नहीं पा रहे हैं और इसलिए बहुत सारे BLO ने आत्महत्या कर ली। कुछ के आकस्मिक निधन की भी खबरें आई। ये संख्या करीब 50 तक पहुंची हुई बताई जा रही है। तो सरकार इस पर बहस क्यों नहीं करना चाहती? SIR में ऐसा क्या हो रहा है जिसके चलते कि सरकार इस पर बहस ही नहीं चाहती? दरअसल अगर बिहार के SIR और जो बिहार के चुनाव परिणाम आए हैं उस पर अगर नज़र डालें तो ये बात बहुत साफ हो जाएगी कि SIR में क्या हो रहा है और किस कारण से विपक्ष अब विरोध कर रहा है। जहाँ जहाँ भी विपक्षी सरकारें हैं वहाँ विरोध हो रहा है। ममता बनर्जी विरोध कर रही हैं, तमिलनाडु में विरोध हो रहा है, कर्नाटक तेलंगाना में विरोध हो रहा है। तो आखिर ये विरोध क्यों हो रहा है? क्या बातें हैं? किन चीज़ों को छिपाया जा रहा है? हम आपको बिहार चुनाव के पहले जो SIR हुआ था उसके आधार पर कुछ बातें, कुछ तथ्य आपके सामने रखने जा रहे हैं। हमने कुछ प्लेट बना रखे हैं, आपके सामने रखते हैं और आप उसको देखिए। एक जो बिहार के चुनावों से एक बात जो सामने आई है कि एक वोटर के कई जगह नाम है, एक ही वोटर के कई जगह नाम है। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं। एक वेबसाइट है अल्ट न्यूज़ जो कि सोशल मीडिया पर जो फर्जी खबरें या फर्जी वीडियो चलते हैं उनकी छानबीन करके अपनी रिपोर्ट सामने रखता है। तो अल्ट न्यूज़ ने ऐसे कई मतदाताओं का वीडियो जारी किया जिसमें ये दिखाया गया है कि वो व्यक्ति दिल्ली के चुनावों के बाद या हरियाणा में मतदान करने के बाद अपनी उंगली दिखाकर बता रहा है कि उसने दिल्ली में या हरियाणा में मतदान किया और फिर बिहार में भी दिखा रहा है। अब बताइए कि एक ही आदमी दिल्ली में, हरियाणा में और बिहार में कैसे मतदाता बन गया?
कुछ ऐसे लोगों के वीडियो भी आए हैं जो बिहार में 2 क्षेत्रों में दिखा रहे हैं। तो ये वीडियो कैसे आ गए? एक वीडियो उनके पहले फेज़ का है, एक दूसरा वीडियो है जो दूसरे फेज़ का है। तो ये वीडियो कैसे आए? इसका मतलब एक आदमी 2 जगह या 3 जगह से मतदाता है, जो कि भारतीय चुनाव कानून के अनुसार संभव नहीं है। भारत में एक व्यक्ति एक ही जगह पर मतदाता हो सकता है, तो वो कैसे 2 या 3 जगहों पर मतदाता है? अल्ट न्यूज़ ने कुछ बानगी इसकी रखी है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, लेकिन ये जांच जो है वो नहीं की जा रही है। अब स्वतंत्र पत्रकारों का एक संगठन है, आपने नाम सुना ही होगा, जिसे रिपोर्टर्स कलेक्टिव कहते हैं। बहुत सारे रिपोर्टर इसके साथ जुड़े हुए हैं और वो किसी एक मुद्दे पर गंभीर रूप से छानबीन करते हैं। तो रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक रिपोर्ट जो है सामने आई है, जिसमें उन्होंने जो बिहार की मतदाता सूची है उसकी बहुत गहरी छानबीन की, और इस छानबीन में ये पता चला कि करीब 14,35,000 वोटर जो है संदेहास्पद है। यानी कहीं ना कहीं उनका जो वोटर लिस्ट में जो कुछ भी उनके बारे में बताया गया है वो संदेह प्रकट करता है। वो असली लोग हैं कि नहीं हैं, ये भी जांच करने का विषय है। अब उसकी इसी रिपोर्टर्स कलेक्टिव की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 3,42,000 ऐसे वोटर मिले हैं उनको, जिसमें पता और उम्र ये सब एक है, कहीं फ़ोटो अलग है या नाम अलग है, कहीं नाम भी साथ में है। ये इनकी संख्या जो है 3,42,000। एक बात मैं बता दूं कि जहां पर 30-35 वोट से, 50 वोट से, 100 वोट से फैसला हो जाता है, वहां पे 3,42,000 वोटर जो हैं वो कम नहीं होते हैं। अगर एक क्षेत्र में ऐसे 5,000 वोटर भी चले गए तो वो चुनाव का नतीजा जो है वो बदल दे सकते हैं। अब राज्यसभा के सांसद हैं कपिल सिब्बल, पहले कांग्रेस में थे। तो कपिल सिब्बल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें ये आरोप लगाया कि हरियाणा से कम 4 विशेष ट्रेनें मतदान से ठीक पहले बिहार में भेजी गई। 4 ट्रेनें बिहार में भेजी गई, जिसमें कि बिहार के लोगों को मुफ्त में टिकट दिया गया और वहाँ जाने की सुविधा दी गई, रास्ते में सारी सुविधाएं दी गई। अब ये कौन लोग थे? क्या ये लोग जो हैं वो सचमुच बिहार के मतदाता थे? और फिर हरियाणा की में बीजेपी को ये पता कैसे था कि बिहार के कौन कौन से मतदाता कहाँ हैं? किस तरह से उनको बुलाया गया, किस आधार पर बुलाया गया? यानी किसी न किसी को ये पता था कि ये लोग बिहार में जाकर वोट कर सकते हैं। क्या वो हरियाणा के लोग थे या वो बिहार के लोग थे? ये सवाल जो है बना हुआ है और इसके बारे में चुनाव आयोग ने या सरकार ने कोई सफाई नहीं दी है। अब एक और चीज़ जो है वो संदेह को जन्म देती है। SIR के पहले 8 करोड़ 89 लाख वोटर जो हैं वो बिहार में थे। SIR के बाद बताया गया कि 7 करोड़ 42 लाख वोटर बचे हैं। ये जो आखिरी सूची चुनाव आयोग ने जारी की थी उसमें बताया गया। लेकिन बाद में एक और सूची जारी की गई, उसमें कहा गया कि करीब 3.5 लाख वोटर और है। यानी जो 7 करोड़ 42 लाख था वो 7 करोड़ 45 लाख से ऊपर चला गया। ये लोग कौन हैं? जब SIR का काम पूरा हो गया, मतदाताओं की सूची अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी गई, तो इतनी संख्या में वोटर कहाँ से बढ़े? तो आप देखिए कि 3.5 लाख वोटर यहाँ बढ़ गए, 3.5 लाख वहाँ वोटर ऐसे मिले जो कि जिनके नाम, पता वगैरह या उनका जो बाकी विवरण है वो एक है, वो क्यों नहीं किया गया? यहाँ मैं एक बात और बता दूँ कि चुनाव आयोग के पास एक सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर जो है उसको अगर उसमें हमारा जो वोटर लिस्ट है उसको डाल दिया जाए तो ये पता चल जाता है कि कौन कौन से डुप्लीकेट वोटर हैं। लेकिन इस सॉफ्टवेयर को बिहार चुनावों से पहले इसका उपयोग नहीं किया गया, जबकि 2024 में लोकसभा चुनावों से पहले किया गया था और भी कुछ चुनाव में हुआ है। तो आखिरकार ये जो
सॉफ्टवेयर है जो डुप्लीकेट वोटर, यानी एक ही आदमी अगर कई जगह वोटर है तो उसको पकड़ लेता है, तो उसका उपयोग जो है वो क्यों नहीं किया गया, ये भी सवाल खड़ा करता है। एक और सवाल ये हो गया है कि बिहार में तो ठीक है, चुनाव आयोग ने आखिरी क्षण में फैसला किया, अब अभी जो बाकी राज्यों में ये SIR की प्रक्रिया चल रही है तो उसमें कोई जल्दीबाजी की ज़रूरत नहीं है। अगले 1-2 महीने में कोई चुनाव नहीं होने वाला है। बंगाल वगैरह में चुनाव है अभी बहुत बाद में, करीब 5-6 महीने का वक्त है। तो जब इतना वक्त चुनाव आयोग के पास है तो एक ही महीने में पूरी मतदाता सूची को नया करने या उसके पुनरीक्षण का काम करने की जल्दीबाजी क्यों है? 1 महीने की जगह 2 महीने क्यों नहीं दिए जा सकते? आपको एक बात और बताऊं कि ये BLO जो है वो केवल चुनाव का काम नहीं करते। आमतौर पे ये शिक्षक है या किसी सरकारी कर्मचारी है, और अभी तक ये होता था कि चुनाव से बहुत पहले इनको समय दिया जाता था और ये लोग, चाहे वो पुनरीक्षण हो या नए मतदाता का बनाना हो या जो मतदाता सूची है उसको नया करना हो, ये काम शनिवार रविवार को छुट्टियों के दिन वो करते थे। अब ऐसी क्या स्थिति आ गई है कि एक ही महीने में उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, ख़ास तौर पे तब जब BLO बार बार शिकायत कर रहे हैं कि समय कम है और काम का दबाव इतना बढ़ा हुआ है कि वो इसको संभाल नहीं पा रहे हैं। तो चुनाव आयोग जल्दीबाजी क्यों कर रहा है? जल्दीबाजी में उसको क्या करना है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बिहार में एक बात और सामने आई, ये बिहार में चुनाव से ठीक पहले, यानी चुनाव से कोई 1 हफ्ते पहले बिहार सरकार, मतलब चुनाव की घोषणा से करीब 1 सप्ताह पहले, आचरण संहिता लागू होने से पहले 1 सप्ताह पहले बिहार सरकार ने घोषणा कर दी कि वो 10,000 रुपये हर जीविका दीदी को सीड मनी के रूप में आगे चलकर उद्योग करने, धंधा करने के लिए देंगे। तो सीड मनी के रूप में 10,000 पहले दिए गए और ये भी कहा गया कि बाद में 2 लाख रुपए और दिए जा सकते हैं अगर वो धंधा शुरू करें। तो अब यहाँ सवाल ये मामला है, ये तो ये चुनाव से ठीक पहले, यानी एक जो किस्त, आखिरी किस्त जारी की गई वो बिहार में दूसरे फेज़ के मतदान यानी 11 नवंबर से पहले 7 नवंबर को जारी की गई, और बाकी किस्तें भी जो हैं पहले फेज़ के मतदान से पहले जारी की गई। तो ये करीब 1,80,000 जीविका दीदियों को पहले तो 10-10 हज़ार रुपये इनके अकाउंट में भेजे गए, और फिर चुनाव आयोग ने इन्हीं जीविका दीदियों को चुनाव के काम में एंगेज कर लिया, रख लिया। मतदान केंद्रों पर उनको पैठ दी गई, और वहाँ पर मतदान केंद्रों पर कई जगहों से ये सूचना आई कि ये जो जीविका दीदी थी वो BJP या उनके सहयोगी दलों को वोट देने के लिए आखिरी क्षण में जो महिलाएं हैं या दूसरे लोग हैं उनको प्रशिक्षित कर रही थी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। अब सवाल ये उठता है कि एक तो 10-10 हज़ार रुपये देना गलत है। कई बार इस तरह की कोशिश हुई है, पहले चुनाव आयोग ने इन चीज़ों को रोक दिया था, 6-6 महीने पहले रोक दिया जाता था, लेकिन इस बार क्यों नहीं रोका गया? जबकि चुनाव कानून में ये बात बहुत साफ तौर पर लिखा हुआ है कि किसी भी मतदाता को, क्योंकि जीविका दीदी मतदाता भी है, सरकार कोई पैसा नहीं दे सकती। यहाँ तो अधिसूचना जारी होने के बाद पैसे दिए गए, ये एक गंभीर सवाल है। उसी तरह से चुनाव कानून ये साफ तौर पे कहता है कि मतदान के लिए, मतदान केंद्र तक पहुँचने के लिए किसी भी जो मतदाता है उसको, जो कैंडिडेट है या जो पार्टियां हैं वो सवारी नहीं दे सकती। तो आप सोचिए कि गांव से या मोहल्ले से मतदान केंद्र पर जाने के लिए सवारी नहीं दी जा सकती, तो ट्रेनें कैसे चला दी गई? ये सब ऐसे सवाल हैं जो संसद में अगर बहस हो तो उठेंगे। क्या सरकार इनको अवॉइड करने की कोशिश कर रही है? क्या सरकार ये चाहती है कि ये मुद्दे जो हैं वो रिकॉर्ड पर नहीं आए? ये लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आपके ध्यान में रहने चाहिए। आखिरकार कोई पार्टी जीते या नहीं हारे, ये हमारा कंसर्न नहीं होता, लेकिन चुनाव निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो, और हमारे देश में जो
मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो जीवित रहे। ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा लग रहा है कि संसद में बहस के बहाने लोकतंत्र पर बहस को भी टालने की कोशिश की जा रही है। हम इस मुद्दे को आपके विचार के लिए यहीं छोड़ देते हैं और चलते चलते एक अनुरोध ज़रूर कि आप हमारे प्रोग्राम को लाइक करें और ये भी एक अनुरोध है कि हमारा जो ऐप है सत्य हिंदी का, उसको डाउनलोड कर लें। आपको बेहतर ढंग से प्रोग्राम आप देख पाएंगे। सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बजा दें ताकि आपको समय पर प्रोग्राम की सूचना मिल सके। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.